इस वीडियो में हम शिक्षा के अंग के बाकी बचे हुए बिंदुओं को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो बिंदुओं का भली भांति अध्ययन किया। पहला है शिक्षक और दूसरा है विद्यार्थी। आइए अब हम आते हैं तीसरे विषय बिंदु पर, जिसका नाम है पाठ्यक्रम। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया का तीसरा अंग है पाठ्यक्रम। शिक्षक विद्यार्थी से जो कुछ सीखता है अथवा सीखने में जो कुछ सहायता करता है वह पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अध्ययन का एक क्रम है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की वह कड़ी है जिसके माध्यम से दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। शिक्षक का भी उद्देश्य है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से उन विषयों को भली भांति पढ़ा देना, ज्ञान प्राप्त करवाना, और शिक्षार्थी का भी यह उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से उसके जो शिक्षण का उद्देश्य है वह प्राप्त करे। पाठ्यक्रम वह कड़ी है, वह मार्ग है जिस पर चलकर शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, और वह रास्ता है जिससे वह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में इधर उधर भटकते नहीं हैं। वह इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बिना दिग्भ्रमित हुए सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। आज पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कड़ी का काम करता है। दोनों की क्रियाओं की सीमाओं को निर्धारित करता है। दोनों के सामने स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य प्रस्तुत करता है। और मान लीजिए शिक्षक और शिक्षार्थी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्य निर्दिष्ट करता है। कार्य को भी बताता है कि आपको कौन कौन से कार्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना है। शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप कई बार देखे होंगे कि पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समावेश होता है। ये किस लिए? यही पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं बालकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को पूरा करती हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरी करती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ेगा और सिर्फ पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एक निरस्ता हो जाएगी, मोनोटोनस। तो हम कह सकते हैं कि इस मोनोटोनस को खत्म करने के लिए, एक निरस्ता को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों का समावेश किया जाता है जिससे ये एक निरस्ता समाप्त होती है। तो पाठ्यक्रम का शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। हम यह कह सकते हैं कि यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का समय का सदुपयोग भी कराता है, क्योंकि पाठ्यक्रम वह तत्व है जो यह निर्दिष्ट करता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है और शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताब पढ़नी है, ये चयन करवाता है। आज का युग प्रजातंत्र का युग है, अतः आज की प्रजातांत्रिक शिक्षा में कठोरता, व्यवस्था और नियंत्रण के स्थान पर लचीलेपन, अनुकूलन और स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। आज की शिक्षा योजना में व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकता और हितों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों की रुचि, अभिरुचि इत्यादि बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम जो है ना, हर स्थिति के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया जाता है। हर देश का अपना पाठ्यक्रम होता है, हर राज्य का एक थोड़ा अपना विशेष पाठ्यक्रम होता है, और देश काल एवं परिस्थितियों के आधार पर ही निर्मित पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायता प्रदान कर सकती है। अगला बिंदु जो है शिक्षा के अंगों में, अगला बिंदु जो है वह है शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सामग्री, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग मटेरियल। अब देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि शिक्षण विधियाँ शैक्षिक तकनीकी का ही अंग है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने और विभिन्न क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता है। विभिन्न विधियों एवं साधनों के द्वारा उनके ज्ञान को व्यवस्थित करता है। शिक्षक इस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए और विद्यार्थियों को अधिगम हेतु कैसे प्रेरित किया जाए। तो हम यह कह सकते हैं कि इन समस्याओं पर या फिर अधिगम के लिए छात्र कैसे प्रेरित हों, हमारा अधिगम कैसे प्रभावी हो, इत्यादि बातें जो हैं वह शिक्षक को यह सोचने पर बाध्य कर देती है कि हम अधिगम हेतु किन विधियों का इस्तेमाल करें, किन प्रभावी सामग्री एवं साधनों का इस्तेमाल करें, जिसके माध्यम से शिक्षण प्रभावी हो। और इन्हीं बातों पर जब सोचने हेतु शिक्षक बाध्य हो जाता है, तब शिक्षण सिद्धांतों का जन्म होता है, शिक्षण विधियों का जन्म होता है, प्रविधियों का जन्म होता है, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सूत्र आदि आदि चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि शिक्षण सामग्रियों के निर्माण से शिक्षण प्रक्रिया जो है काफ़ी प्रभावी हुई है। और हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के स्तर में भारी परिवर्तन भी हुआ है इन विधियों, सिद्धांतों और सामग्रियों के प्रयोग से। तो हम शिक्षा के अंग में शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्रियों को भी शिक्षण सामग्रियों की महत्ता को भी नकार नहीं सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं शिक्षा प्रक्रिया में। अब आइए हम देखते हैं मापन एवं मूल्यांकन। अब देखिए, मापन एवं मूल्यांकन बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षा की प्रक्रिया का। ये नया कॉन्सेप्ट है, मापन एवं मूल्यांकन। अब देखिए, ज्ञान का विस्फोट होने के कारण पाठ्यक्रम की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए विकास हो रहे हैं और हम यह कह सकते हैं कि जो किसी भी क्षेत्र में जो विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्धारण हुआ है, वह जो है सोच समझकर किया गया है और
उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त किया और शिक्षार्थी भी अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त किया, इसका आकलन मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से ही हो सकता है। देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा ही शिक्षक कार्य को अपनी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा ही हमें चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों का चुनाव करने में सहायता मिलता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थियों की अधिगम की गति, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, अभिवृद्धि और व्यक्तित्व का मापन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। हम अभी देखते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर ही चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों का चुनाव करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, क्लास 10 में उसका रिजल्ट आता है और हम देखते हैं कि उसका जो नंबर है साइंस में बहुत अच्छा है, परंतु वह अगर भाषा को पढ़ना चाहता है, आगे इंटर में वो भाषा पढ़ना चाहता है, तो हम ऐसा उसे निर्देशित कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए विज्ञान विषय बहुत बढ़िया रहेगा, उस क्षेत्र में जाओ। हालांकि इस मूल्यांकन के आधार पर जो रिजल्ट सामने आता है उसमें जो शिक्षक है वो निर्देशित भी कर सकता है कि अगर आपको भाषा पढ़ने की इच्छा है तो आप जो हैं आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता है, वैसे आपकी विज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी है, आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। यही हो गया हमारा उद्देश्यपूर्ण चुनौतियों का चुनाव। चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों का चुनाव। अब हम देखते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन जो है बच्चे के शिक्षा के क्षेत्र में जो भावी जीवन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मान लीजिए कि मापन मूल्यांकन के आधार पर भी हम यह जान सकते हैं कि बच्चे की रुचि अभिरुचि किस क्षेत्र में है। तो मान लीजिए किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है या फिर किसी को अन्य क्षेत्रों में जाना है, तो इस मापन मूल्यांकन के आधार पर ही हम उन्हें किसी विशेष क्षेत्र की ओर निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप फलाने क्षेत्र में जाइए, आपके लिए ये रास्ते सहज हो सकते हैं। हम ऐसा सुझाव दे सकते हैं। अब देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक सिर्फ ऐसे ही मापन या मूल्यांकन में बस बात कह दिया कि आप फलाने क्षेत्र में जाइए, आप फलाने क्षेत्र में नहीं, ऐसा नहीं है। मापन एवं मूल्यांकन की संपूर्ण विधियों का ज्ञान शिक्षक के पास होना चाहिए, जिसके आधार पर वह स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत कर सके। आप देखिए, अब हमारा अगला बिंदु है प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ प्राकृतिक परिस्थितियों से लिया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया पर प्राकृतिक परिवेश का बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब हम कह सकते हैं कि अब मान लीजिए
अगर बच्चों के अधिगम को प्रभावशाली बनाना है तो क्या प्रदूषण वाले एरिया में अगर हम बच्चों को बैठा कर पढ़ाएं तो उनका पठन पाठन सुचारू रूप से होगा? नहीं, या तो वो बीमार पड़ेंगे या फिर अन्य विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव उन पर देखेंगे। अब मान लीजिए जहाँ का जल प्रदूषित हो, वायु प्रदूषित हो, वैसे स्थानों पर बच्चों को रख कर पढ़ाना संभव नहीं है। इन चीज़ों को भी अगर हम हटाते हैं, मौसम को सामने रखते हैं, तो क्या बहुत बेचैनी वाली गर्मी, चिलचिलाती धूप वाले जगह में रख कर बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं प्रदान किया जा सकता है। अब हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं अधिक गर्मी में ज़्यादा थकते हैं, तो हमें जो है वैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ प्रकृतिक शुद्ध हो, वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे हरियाली इत्यादि होनी चाहिए। आप सभी देखते हैं कि कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहाँ 10, 20, 50 पौधे पेड़ लगाए नहीं होते हैं। हरे हरे घास, छोटे छोटे फूल की क्यारियाँ इत्यादि इत्यादि आप किसी भी विद्यालय में देखेंगे कि इन सभी चीज़ों का समावेश रहता है। आसपास हरियाली का वातावरण बनाया जाता है, क्योंकि जब तक वहाँ प्राकृतिक सुरम्यता नहीं होगी वहाँ शिक्षा देने का कार्य स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वच्छ और साफ स्थान में शिक्षा देने का काम बहुत ही प्रभावी ढंग से होता है, और ऐसे स्थानों पर ही शिक्षा देने का कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है, शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से संपन्न किया जाता है। यही कारण है कि आज के शिक्षा शास्त्री प्राकृतिक पर्यावरण को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग मान रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यावरण। देखिए, सोशल इन्वायरमेंट, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक परिवार से आता है, कई परिवारों के मिलने से समाज का निर्माण होता है। तो बच्चे के विकास में परिवार एवं समाज की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आज सामाजिक पर्यावरण को भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है, क्योंकि बालक की शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बालक पर समाज का, ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बालक का समाज पर प्रभाव ये विकसित अवस्था है, परंतु हम जब विकास की अवस्था की बात करते हैं, बच्चे के विकास की अवस्था की बात करते हैं, तो उसके विकास पर समाज की जो प्रभाव है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। बालक वैसा ही बनता है जैसा उसका सामाजिक पर्यावरण होता है। बालक अपने समाज में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति को ही अपनाता है और उनके प्रभाव में आकर उनके अनुसार व्यवहार करता है। आज यह माना जाता है कि बालक को स्वयं शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तम सामाजिक पर्यावरण दिया जाना चाहिए। परिवार हो या समाज या विद्यालय, सभी जगह बालक के साथ प्रेम, सहानुभूति, आत्मीयता और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, डर के वातावरण में कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम बालक का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो ऐसा सामाजिक माहौल, ऐसा सामाजिक पर्यावरण का निर्माण किया जाए जहाँ बच्चे के अंदर डर ना हो, झिझक ना हो, जिसके कारण वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से शिक्षक से ना कह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए,
अगर डर भरा, आतंक भरा माहौल रहेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे के अंतरतम गुण जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इसलिए शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है कि वह ऐसे सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करे, ऐसे सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करे या उसके निर्माण हेतु ऐसे सुझाव प्रस्तुत करे जिसमें बच्चा निडर होकर अपने गुणों का विकास कर सके। जब हम यानी शिक्षक ही, बड़े व्यक्ति ही डर के वातावरण में कुछ स्पष्ट रूप से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये छोटे बच्चे कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम सभी शिक्षक हैं, हम सबका दायित्व है कि स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण करें एवं बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित करने में उनका सहयोग करें। शिक्षा के अंगों में बस इतना ही। इन दोनों वीडियो के माध्यम से शिक्षा के अंग एवं घटक भी कह सकते हैं, इसको भली भांति समझ सकते हैं, परंतु इन शिक्षा के सभी अंगों का शिक्षा के क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी के बिना शिक्षा जो है अधूरी है। चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, पाठ्यक्रम हो, प्राकृतिक वातावरण हो या फिर सामाजिक वातावरण हो या फिर मापन एवं मूल्यांकन हो, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण भूमिका है जो शिक्षा को सबल एवं मजबूत बनाते हैं। तो शिक्षा के अंग विषय में बस इतना ही। मैं समझती हूँ सबकी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। धन्यवाद।